नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। भाजपा के लिए योगी आदित्यनाथ करेंगे 3 जनसभाएं। राहुल गांधी की मुस्तफाबाद में रैली आज। महाराष्ट्र के जलगांव में रेल हादसे में 12 लोगों की मौत। दुर्घटना की रेलवे सुरक्षा आयुक्त करेंगे जांच। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में इंडिया फर्स्ट पर जोर। राजनीति भूल एक मंच पर आए सभी भारतीय राजनेता। महाराष्ट्र में भारी निवेश पर हुआ समझौता। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको सीमा पर 1500 और सैनिक भेजने के दिए आदेश। अमेरिका में अवैध प्रवेश पर लगेगी रोक। और क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को पहले T20 मैच में 7 विकेट से हराया। 13 ओवर में हासिल किया लक्ष्य। और आइए अब शुरुआत करते हैं। दिल्ली विधानसभा में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली चुनाव में सभी दल धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। पार्टियां अपने फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतार रही है। बात भाजपा की करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में तकरीबन 14 चुनावी जनसभाएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज 3 जनसभाएं करेंगे और जनता से बीजेपी की तरफ से वोट देने की अपील करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज 2 जनसभा करेंगे। सबसे पहले वो नजफगढ़ में रैली करेंगे और उसके बाद शकूर बस्ती में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। वहीं कांग्रेस भी दिल्ली की कुर्सी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मुस्तफाबाद में रैली करेंगे। हालांकि बुधवार को होने वाली रैली राहुल गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से स्थगित हो गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी को होगी। और वहीं आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर लोकतंत्र के इस पर्व में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न जिलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रण में उतर चुकी हैं। जहां भाजपा आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी के लिए जोर आजमाइश करती दिख रही है। पिछले 2 बार से खाता खोलने में असफल रही कांग्रेस इस बार सीटों की संख्या बढ़ाने की जुगत में है। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और अपने स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से वो विभिन्न स्तर पर जागरूकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर मतदाताओं को अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जागरूकता अभियान चला रखा है। इलेक्शन कमीशन की मंशा भी थी और उन्होंने हमें निर्देश भी दिया कि एक ऐसा माहौल बनना चाहिए दिल्ली में जो वोटर उसको एक उत्सव की तरह मनाए और वोटर खुश होके आए और उनको प्रोत्साहित किया जाए कि कोई आपको परेशानी नहीं होगी, आप आइए। तो उसके मद्देनज़र हमारे विभिन्न डिस्ट्रिक्टों ने जितने भी उपायुक्त डीसीपी हैं उन्होंने अच्छे कदम उठाए हैं और अभी आगे भी उठाएंगे। दिल्ली पुलिस विभिन्न जिलों में सेल्फी पॉइंट, नुक्कड़ नाटक और पर्चे बांटकर मतदाताओं को लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जो इनिशिएटिव है, इसका पर्पस ही केवल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर वोटिंग करें, अपने मताधिकार के अधिकार को समझें और इस जो दिल्ली विधानसभा 2025 का इलेक्शन है इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें। जो नए वोटर्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोटिंग करें, इसके लिए हमने भी लोगों को प्रेरित करने के लिए नुक्कड़ नाटक और जगह जगह पे हमने सेल्फी पॉइंट लगाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए दिन रात मुस्तैद है। आप भी जिम्मेदार नागरिक बनिए और लोकतंत्र के इस पर्व पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
वहीं इस अभियान का जनता पर काफी असर देखने को मिल रहा है। खासतौर से युवाओं की लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जिलों में सेल्फी पॉइंट लगाए, जहां पर अपनी सेल्फी लेकर मतदाता काफी उत्साहित दिखे। वोट करूंगी पर वोट किसी को बताना नहीं चाहिए, तो मैं नहीं बताऊंगी। मैं भी इस बारी पहली बार ही वोट करने जाऊंगी, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू वोट। फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, तो ऑब्वियसली एज अ सिटीजन मेरा हक बनता है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोट करना। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना और अच्छी सरकार का चुनाव करना सभी मतदाताओं की जिम्मेदारी है, जिसके लिए मतदाता काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। इलेक्शन होने हैं 5 तारीख को और दिल्ली पुलिस एसोसिएट कर रही है, उनके साथ भागीदारी निभा रही है, क्योंकि ये एक जागरूकता अभियान है। हर एक वोटर्स को बाहर लेकर के आना और वोट कास्ट कराना, और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी वोटर्स के कंधों पर है, युवा वोटर्स के कंधों पर है कि वो बाहर आएँ और वोट कास्ट करें। कैमरा राहुल चोपड़ा के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा बुलंद करने वाले महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी का योगदान कलम चलाने से लेकर आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों से लोहा लेने तक का रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही बंगाल में क्रांति की वो मशाल जलाई जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई धार दी। देश की आज़ादी में सुभाष बाबू के अप्रतिम योगदान को देखते हुए मोदी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 2021 से हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। तेईस जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो आवाज थे जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई धार दी। आईसीएस की नौकरी छोड़कर लंदन से भारत लौटने के बाद देशबंधु चितरंजन दास ने उन्हें फॉरवर्ड अखबार का संपादक बना दिया। नेताजी ने साल 1928 में कलकत्ता की सड़कों पर सेना की वर्दी में 2000 भारतीय युवकों के साथ परेड कर ब्रिटिश खेमे को हिलाकर रख दिया था। 1938 में हुए हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी कांग्रेस के प्रमुख बनाए गए। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से प्रभावित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई के लिए विदेशी मदद जुटाने की ठान ली थी। कलकत्ता में पुलिस की नजरबंदी को चकमा देकर सुभाष बाबू काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर करने के लिए नेताजी को हर संभव मदद मुहैया कराने का वादा किया। साल 1983 में नेताजी जब जापान पहुंचे तब उन्हें कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। उनका चुनाव खुद रास बिहारी बोस ने किया था। 1943 में ही नेताजी ने आजाद हिंद फौज की सेना की सलामी लेने के बाद दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। आईएनए का मुख्य आधार एकता, त्याग और निष्ठा रखा गया। इसके साथ ही महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई। आजाद हिंद फौज ने साल 1944 की फरवरी में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। पलेल और तीम समेत कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया गया था। सितंबर 1944 में शहीदी दिवस के भाषण में ही नेताजी ने आजाद हिंद सैनिकों को कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी के सम्मान में सितंबर 2022 में इंडिया गेट के पास उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, जो यहां आने वाले व्यक्ति को आजादी के आंदोलन में नेताजी की याद दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और महाराष्ट्र के जलगांव में हुए ट्रेन हादसे में मरने वाले यात्रियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है और कई अन्य घायल हैं। यह हादसा पुष्पक एक्सप्रेस के कुछ यात्रियों के दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने की वजह से हुआ। हादसे का मुख्य कारण चेन पुलिंग बताया जा रहा है। जलगांव के परांडा स्टेशन से थोड़ी दूर पर यह दुर्घटना हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और घायलों का
पूरा खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और साधारण रूप से घायलों को 5,000 का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली और सभी घायलों के समुचित इलाज हेतु निर्देश दिया। अपोजिट डायरेक्शन में कर्नाटक एक्सप्रेस आई और उसके वजह से ये हादसा हुई है और इस एक्सीडेंट में 12 लोगों का मौत हुई है और सबका बॉडीज यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में पहुँचे हैं और 10 लोगों का इंजरी हुई है। पाचोरा सिविल हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। जो इंजर्ड है डॉक्टर का हिसाब से वो माइनर कुछ क्रिटिकल नहीं है ऐसा बोला गया है। अभी तक उसका जो 12 लोगों का मौत हुई थी उसमें 7 लोगों का नाम पता चला। उसमें 4 लोगों का रिश्तेदार हम यहीं पे पास में आए हुए हैं। उनका आगे का पोस्टमार्टम और बॉडी हैंड ओवर करने का कार्यवाही चल रही है। और वहीं मोदी सरकार ने देश के जूट किसानों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने रॉ जूट के लिए एमएसपी 6% बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2021 से 24 के तहत हासिल की गई उपलब्धियों को मंजूरी भी दी है और जिसके तहत देश के स्वास्थ्य ढांचे में न सिर्फ बड़ा परिवर्तन आया है बल्कि आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ भी हुई हैं। क्या है इन फैसलों में खास, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बुधवार का दिन जूट किसानों के लिए राहत लेकर आया। मोदी सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए रॉ जूट के लिए एमएसपी 6% बढ़ा दी है। जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब 315 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। लागत से कम 50% अधिक एमएसपी देने की नीति को आगे बढ़ाते हुए जूट की नई एमएसपी की घोषणा की गई है, जो कि लागत से 67% अधिक है। ये जूट को जब हम पीडीएस में गेहूं या पैडी खरीदते वक्त बैग्स के रूप में जूट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए मोदी सरकार ने रिजर्वेशन रखी है, उससे इस पूरे जूट की खपत अच्छी तरीके से होती है। किसानों को कोई चिंता नहीं रहती है और जब जब जरूरत पड़ती है तो सरकार जूट की प्रोक्योरमेंट करके सुनिश्चित करती है कि किसानों को 100% मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। एक अन्य अहम फैसले के तहत मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2021-24 के तहत उपलब्धियों को मंजूरी दी है। वर्ष 2021-22 में 12 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स इस मिशन से जोड़े गए हैं। वहीं कोविड के दौरान 220 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई। 1990 के बाद से एमएमआर में 83% की गिरावट आई है, जो वैश्विक गिरावट 45% से अधिक है। 1990 के बाद से 60% की वैश्विक कमी की तुलना में भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 75% की अधिक गिरावट दर्ज की है। टीबी के रोगियों की संख्या वर्ष 2015 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 237 से घटकर 2023 में 195 हो गई, जबकि इसी अवधि में टीबी से मृत्यु दर 28 से घटकर 22 रह गई है। प्रोग्रेस आज कैबिनेट को दिया गया, जब 2021 में इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया था 2026 तक। इस 5 साल के एक्सटेंशन का आज जो कैबिनेट में रखा गया कि क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं और क्या की आउटकम्स और प्रोग्रेस हुआ है, वो जब आज कैबिनेट को बताया गया तो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये 5 साल का एक्सटेंशन 21 से 26 में जो टारगेट्स रखे गए थे वो ऑन ट्रैक हैं और 2024 तक के जो आउटकम्स हैं वो दर्शाते हैं कि आगे आने वाले 2 वर्ष में भी जो अभी बैलेंस रेसिडुअल पीरियड है इस नेशनल हेल्थ मिशन के 5 साल के एक्सटेंशन का, उसमें भी हम तेजी से काम आगे भी करते रहेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्रों की संख्या 1,72,000 तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने 2 करोड़ 61 लाख से अधिक व्यक्तियों की जांच की है। भारत ने खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान में 97.98% कवरेज हासिल किया है। मलेरिया नियंत्रण प्रयासों से मृत्यु दर और मामलों में कमी आई है। काला आजार उन्मूलन लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
गौरतलब है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए कई अहम लक्ष्यों को पूरा किया गया है। ये मिशन सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। यह अभ्यास सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर लाल किले पर पूरा होगा। इस अभ्यास के दौरान T-90 टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम और पिनाका रॉकेट सिस्टम देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा सशस्त्र बलों की अलग अलग मार्चिंग टुकड़ियां और विभिन्न राज्यों की झांकियां विविध सांस्कृतिक समावेशिता की झलकियां पेश करेंगी। भारतीय वायुसेना, IAF के विभिन्न लड़ाकू जेट और विमान भी कर्तव्य पथ पर एक लुभावनी हवाई प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में व्यापक यातायात व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक जाम से बचने के लिए परेड में शामिल विभिन्न मार्गों पर यात्रा न करने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस के अनुसार अभ्यास के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल सेवाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी और सभी स्टेशन खुले रहेंगे। और वहीं इस बार 76वें गणतंत्र दिवस पर 15 राज्यों और 10 सरकारी महकमों की झांकियां कर्तव्य पथ पर लोगों को रोमांचित करेंगी। इस बार की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और भारतीय मौसम विभाग की झांकियां पहली बार इसमें नजर आएंगी। को 150 साल पूरे किए हैं। हमारा ये 150 साल के जो उपलब्धियां हैं और आने वाले दिन में जो चुनौती हैं, इसको देखते हुए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो मिशन मौसम देश के लिए समर्पित किए हैं, ये सभी को प्रदर्शन करने के लिए ये झांकी उत्सर्गीकृत है। ये पहला बार झांकी ला रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग। इसमें दिखा रहे हैं कि कैसे अभी सभी तरीके का टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लोगों के पास मौसम जलवायु को जानकारी पहुंच रहा है। यूटी लद्दाख का झांकी आप देख रहे हैं। तो इस बार का जो झांकी है हमारे, तो लद्दाख में जो भी प्रोटेक्शन होता है, जो हमारे GI टैग मिला है, जैसे हमारा एप्रिकॉट मिला है, सिबा को, थ्रोन को मिला है, हमारे आगे आपने देख रहे हो हैंडीक्राफ्ट को मिला है, हमारे पश्मीना शाल को मिला है। तो एक मल्टी एथनिक कल्चर जितने भी ट्राइब्स है उसको डिपिक्ट करने की एक हमारी कोशिश है मैम। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बड़ी संख्या में युवाओं की भी यहां पर भागीदारी देखी जा रही है और नई पीढ़ी महाकुंभ क्षेत्र में आध्यात्मिकता और दिव्यता की विकसित हो रही अवधारणा में सराबोर नजर आ रही है। आखिर क्या है जो जनरेशन Z को मेगा कुंभ महोत्सव की ओर आकर्षित कर रहा है, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ उत्सव चल रहा है और इसमें जीवन के सभी क्षेत्रों, दुनिया के सभी हिस्सों और सभी आयु समूह से आने वाले श्रद्धालुओं की भागीदारी देखी जा सकती है। बड़ी बात यह है कि देश की नई पीढ़ी भी इस आयोजन में बड़ी संख्या में शिरकत कर रही है। युवा पीढ़ी इस आयोजन को उस परम ब्रह्मा से खुद को जोड़ने के एक बड़े मौके के रूप में देख रही है। The arrangements are very best. It's up to very best. There are so many arrangements. Means see the Swachhata. Lakhs of people are coming here, and not a single piece of dust is we can see anywhere. Just a pure means it's very good arrangement they have done. I appreciate the Yogi Sarkar and the Modi Sarkar what they have done for this Mahakumbh Mela. इतना ही नहीं, तीर्थयात्री और इन्फ्लुएंसर अपनी इस जीवंत यात्रा को सोशल मीडिया के जरिए साझा भी कर रहे हैं, जबकि कंटेंट क्रिएटर्स महाकुंभ महोत्सव के महत्व पर प्रकाश भी डाल रहे हैं। All arrangements are good. Everybody should visit here. I think nobody can match this religion plus, and this is my first time. And एक ऐसा बोलते थे ना, लोग कुंभ के मेले में खो गए हैं। मुझे आज पता चला कि कुंभ का मेला होता क्या है। खुद को बहुत लकी मानती हूँ जो मैं यहाँ आई। बड़ी संख्या में युवाओं का महाकुंभ तक पहुँचना उन्हें आस्था और भक्ति के साथ साथ अध्यात्म और भारतीय संस्कृति को अपनाने का एक उत्तम अवसर प्रदान कर रही है। कैमरा पर्सन शिव सुमन के साथ दीपिका महतो की रिपोर्ट, DD न्यूज।
और वहीं इस महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 10 करोड़ के पार हो गई है और ये संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है। क्या इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए घाटों पर पर्याप्त व्यवस्था है? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में पवित्र स्नान के लिए हर रोज करोड़ों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रद्धालुओं और आगंतुकों को एक सहज अनुभव मिले, सरकार ने व्यापक व्यवस्था की है। घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, 24 घंटे पुलिस की रेकी और पुरुष और महिला पुलिस अधिकारियों की उपलब्धता है। इतना ही नहीं, घाटों पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कराई गई है। नदी के करीब पहुंचते ही बड़ी संख्या में चेंजिंग रूम की उपलब्धता भी स्नानार्थियों को सुकून देता है। भक्त जेटी के साथ साथ नाव की मदद से नदी की सैर भी कर सकते हैं और ये सुविधा पूरी तरह से आपके पॉकेट के अनुकूल है। Everything is very well managed and we enjoy a lot here. Known about our culture and it is come from the 144 years ago. So many people are come here to know what the reason 144 reason कि हम लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे। घाटों पर बच्चों के लिए खेल के मैदान, वाटर एटीएम, छोटी दुकानें और खाने पीने की जगह भी हैं, ताकि श्रद्धालु पवित्र स्थान कर ध्यान लगा सकें और शानदार भोजन का लुत्फ भी ले सकें। जाहिर है, ये तमाम व्यवस्थाएं इसलिए की गई हैं ताकि महाकुंभ क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु और आगंतुक तनाव मुक्त होकर दिव्य और सुरक्षित महाकुंभ की भव्यता का आनंद ले सकें। कैमरा पर्सन शिव सुमन के साथ दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाकुंभ में विद्वान साहित्यकार डॉक्टर रामजी मिश्र द्वारा रचित पुस्तक कुंभ पर्व और नागा संप्रदाय का लोकार्पण हुआ। श्रीमद आर्यावर्त विद्वत परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने पुस्तक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सन्मार्ग पर चलने का मार्ग हमें ग्रंथों से ही प्राप्त होता है और ग्रंथों को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। महाकुंभ की परंपरा भारतीय संस्कृति की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से सिंचित है, जिसके संरक्षण के लिए संत समाज, पीठ, मठ, संप्रदाय आदि के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहा है। 22 जनवरी को श्रीमद आर्यावर्त विद्वत परिषद के तत्वावधान में प्रयाग स्थित द्वारिका शारदा पीठ शंकराचार्य शिविर में विद्वान साहित्यकार डॉक्टर रामजी मिश्र द्वारा रचित पुस्तक कुंभ पर्व और नागा संप्रदाय का लोकार्पण किया गया। पुस्तक का लोकार्पण द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज ने किया। पुस्तक का विमोचन करते हुए स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने कहा कि सन्मार्ग पर चलने का मार्ग हमें ग्रंथों से ही प्राप्त होता है और ग्रंथों को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। सुख और दुख, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म, अधर्म का त्याग करना है, धर्म का पालन करना है, पाप का त्याग करना है, पुण्य का पालन, पुण्य जनकता कहाँ से प्राप्त हो उसका उपाय खोजना है। तो यह हमें ग्रंथ से ही मालूम होता है। लेकिन ग्रंथ की जो उक्तियाँ होती हैं, ग्रंथ के जो उपदेश होते हैं, जब हमें समझ में नहीं आता है तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। स्वामी जी ने कहा कि ये पुस्तक संत, साधु, महात्माओं और संप्रदाय की मूल परंपरा की प्रकृति और स्वभाव पर आधारित है। इस पुस्तक के माध्यम से नए साधु अपनी मूल परंपरा को समझ सकेंगे। पुस्तक से अखाड़े के साधु, महात्मा लोग और दूसरे भी संप्रदाय के लोग जानेंगे कि कुंभ पर्व का महत्व क्या है, कुंभ में स्नान क्यों करना चाहिए, उसमें साधुओं की क्या भूमिका होती है, नागाओं की क्या भूमिका होती है और अखाड़ों की क्या भूमिका होती है। उस सब का प्रतिपादन डॉक्टर रामजी मिश्र ने बहुत अच्छे से किया है। पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामजी मिश्र ने बताया कि कुंभ और नागा संप्रदाय पुस्तक में कुंभ पर्व और संप्रदाय का समग्रता से वर्णन किया गया है। कुंभ पर्व का आयोजन कैसे हुआ और ये अखाड़े क्या हैं और नागा साधु क्या हैं, नागा साधु बनते कैसे हैं, अखाड़ों की स्थापना किसने की और ये जहाँ जहाँ कुंभ लगता है उनका पौराणिक महत्व क्या है, इनका समग्र रूप से विवेचन इस कुंभ पर्व और नागा संप्रदाय पुस्तक में हमने किया है। सनातन परंपरा के संरक्षण के लिए इसको जानना आवश्यक है। परंपरा को जानने का सशक्त माध्यम है ग्रंथ। इस ग्रंथ में शास्त्रीय परंपराओं का वर्णन होने से ये भारतीय संस्कृति और संत परंपरा को समझने में सहायक होगी। प्रयागराज से लता वशिष्ठ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। वर्ष 2024 में देश ने सौर और पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों, नीतिगत प्रगति और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की, जिससे वर्ष 2025 में महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए मंच तैयार हो गया। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। 20 जनवरी 2025 तक भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 217.62 गीगावाट तक पहुंच गई है। वर्ष 2024 में रिकॉर्ड तोड़ 24.5 गीगावाट सौर क्षमता और 3.4 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी गई, जो 2023 की तुलना में सौर प्रतिष्ठानों में 2 गुने से अधिक वृद्धि और पवन प्रतिष्ठानों में 21% की वृद्धि को दर्शाती है। भारत की अक्षय ऊर्जा वृद्धि में सौर ऊर्जा प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में बन रही है, जो कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का 47% है। पिछले साल 18.5 गीगावाट सौर क्षमता की स्थापना हुई, जो 2023 की तुलना में लगभग 2.8 गुना अधिक है। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे, जिनका भारत के कुल सौर ऊर्जा उत्पादन में 71% का योगदान रहा। और वहीं स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान भारतीय नेताओं ने इंडिया फर्स्ट का संदेश दिया। इस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने कई राजनीतिक हस्तियां पहुंची हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भारतीय उच्च प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, के राम मोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल के नेता भी इसमें शामिल हैं। सभी नेताओं ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया फर्स्ट पर जोर दिया है। वहीं विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक 24 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान भारतीय नेताओं का वैश्विक निवेशकों के साथ बैठक का दौर जारी है और दुनिया भर की कंपनियों से भारत में निवेश की अपील की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।